नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा को जब हम पढ़ते हैं या हिंदी भाषा को जब हम समझते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर, है ना, सबसे पहले यहाँ पर आती है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, है ना। तो ध्वनि को सबसे पहले हम समझेंगे कि ध्वनि हम कहते किससे हैं, है ना। इसकी परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे तो ध्वनि से संबंधित 2-3 परिभाषाओं के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो तीनों परिभाषा में आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा। ठीक है, ध्वनि किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक आवाज़, ठीक है, जो हमें सुनाई दे और दिखाई ना दे, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ध्वनि कहेंगे, है ना। वो आपकी हो जाएगी ध्वनि। यहाँ पर लिख देता हूँ, मनुष्य के मुख से निकलने वाली, मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक आवाज़, सार्थक आवाज़, ठीक है, सार्थक आवाज़ जो हमें सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, ऐसी सार्थक आवाज़ को हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। ठीक है, अब सार्थक का मतलब क्या है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सार्थक का मतलब होता है जो कोई ऐसा शब्द हो या कोई ऐसी आवाज़ जिसका अर्थ निकलता हो, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपको ये आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ आपको, है ना, इसका कोई अर्थ भी आपको पता चल रहा हो। जैसे मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो आप समझ पा रहे हो, मतलब मेरी आवाज़ में क्या है? सार्थकता है, यानी कि अर्थ है। तो ये क्या हो गई? आपकी ध्वनि हो गई। तो ध्वनि की परिभाषा आपको याद रखनी है कि मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, है ना, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो दूसरी परिभाषा आपकी हो जाएगी यहाँ पर कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे न्यूनतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, है ना। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? तो वो हो जाएगी मौखिक, मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई, है ना, न्यूनतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, है ना। एक और परिभाषा इससे संबंधित पूछी जाती है कि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि आपकी हो जाएगी, एक और तीसरी परिभाषा हो जाएगी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, है ना। तो ये आपकी हो गई ध्वनि। ध्वनि से संबंधित आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका पूछा जाएगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे न्यूनतम इकाई किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ध्वनि को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा, है ना, ध्वनि। उसके बाद ध्वनि के बाद आपका यहाँ पर आता है वर्ण। ध्वनि के बाद क्या है? वर्ण। वर्ण की परिभाषा हम जानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण किसे कहा जाता है ना। तो मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। पहली परिभाषा इसकी क्या हो गई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, है ना, सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। पहली परिभाषा आपकी क्या हो गई वर्ण की? कि मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है ना। दूसरी और परिभाषा इसकी यहाँ पर मिलती है और वो आपकी एग्जाम में पूछी भी जाती है। दूसरी परिभाषा वर्ण की हम क्या लिखेंगे? तो वो हम लिखेंगे लिखित भाषा, है ना। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई
या हम इससे यूँ करें, सबसे छोटी इकाई, है ना, छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई को वर्ण कहा जाता है। एक और परिभाषा इसकी मिलती है, वो क्या, तो वो आपकी हो जाएगी लघुत्तम वाक् ध्वनि। लघुत्तम वाक्य ध्वनि, ठीक है। लघुत्तम वाक्य ध्वनि भी किसे कहते हैं, वर्ण, यानी लघुत्तम वाक्य ध्वनि किसे कहा जाता है, तो वर्ण को। वर्ण की परिभाषा हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखी है कि मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने लिखी, लिखित भाषा की सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम इकाई जो है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वर्ण कहलाती है। तीसरी बात यहाँ पर लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लघुत्तम मतलब जिसके और अधिक टुकड़े न किए जाए, है ना, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जाए, ऐसे, है ना, ऐसे वर्ण को या ऐसी ध्वनि को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी ध्वनि को हम वर्ण कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया, है ना, ध्वनि और वर्ण को हमने समझा। अब वर्ण की एक और यहाँ पर परिभाषा मिलती है कि जो वर्ण है ना, वर्ण जो है ये ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण जो है वो ध्वनि का कैसा रूप है, लिखित रूप, है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ बनेगा, है ना, कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर होगा वर्ण कहलाता है ना। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, और जो ध्वनि है ना, ध्वनि क्या हो जाएगी, तो ध्वनि आपकी हो जाएगी वर्ण का मौखिक रूप, है ना। ये आपका हो जाएगा वर्ण का मौखिक रूप, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई आवाज़ निकाली, है ना, मैंने यहाँ एक ध्वनि निकाली, है ना, ध्वनि क्या निकाली, अ, तो उस ध्वनि को मैंने लिख दिया इस रूप में, तो ये आपका हो गया वर्ण, है ना। तो ध्वनि जो है, ध्वनि क्या हो जाएगी, ध्वनि एक आवाज़ है, और इस आवाज़ को अगर हम इस रूप में लिख देते हैं तो ये आपका बन जाता है वर्ण। तो वर्ण आपका हो गया ध्वनि का लिखित रूप, और वर्ण जो है ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा कि ध्वनि जो है ये वर्ण की मौखिक भाषा है या मौखिक रूप है। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा। और वर्ण क्या है, तो वर्ण जो होगा वो ध्वनि का लिखित रूप होगा, है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं वर्ण को। तो जो वर्ण है, वर्ण के दो रूप मिलते हैं, यानी कि वर्ण के दो प्रकार है, या फिर हम लिखें कि वर्ण के दो भेद है ना। दो भेद कौन कौन से, या दो कौन कौन से प्रकार है वर्ण के, तो एक तो आपका हो जाएगा स्वर, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन, है ना। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये आपके वर्ण के दो प्रकार है, दो भेद है, या फिर हम कहें कि दो, है ना, वर्ण के दो प्रकार है ना। अब यहाँ पर हम इन एक एक की परिभाषा हम जान लेते हैं कि व्यंजन किससे कहते हैं और स्वर किससे कहते हैं, है ना। इनकी परिभाषा आपको मैं नोट कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस चीज़ को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, और आगे हम पढ़ने वाले हैं स्वर और वर्ण की, है ना, स्वर और व्यंजन की परिभाषा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा वर्ण,
वर्ण के दो प्रकार हमने देखे, एक तो हमने देखा स्वर वर्ण और दूसरा हमने यहाँ पर देखा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। तो इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है ना। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहा जाता हो, तो इससे संबंधित में भी, है ना, इससे संबंधित भी मैं आपको 2 से 3 परिभाषाएं लिखाऊंगा, क्योंकि ये परिभाषाएं जो है एग्जाम में पूछी जाती है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पहली स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वे, है ना, वे वर्ण जो अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम स्वर कहेंगे। पहली परिभाषा क्या हो गई, है ना, वे वर्ण जो अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हो, ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। दूसरी इसकी परिभाषा आती है ना, वे वर्ण जो स्वयं, है ना, जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। तीसरी परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे, वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, उन्हें हम स्वर वर्ण कहेंगे, है ना। तो स्वर वर्ण की परिभाषा हमने देखी, यानी कि स्वर की परिभाषा क्या है, तो हमने यहाँ पर देशी भाषा में इनकी परिभाषा को लिखी है, ठीक है। पहली हमने परिभाषा लिखी कि वे वर्ण जो अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा क्या है, तो वे वर्ण जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। और तीसरा, वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, वो क्या है, आपका स्वर है ना। तो इनके क्वेश्चन आप बना पाओगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं व्यंजन स्वर, है ना। व्यंजन स्वर क्या होते हैं, तो व्यंजन स्वर की परिभाषा हम यहाँ पे लिखेंगे, वे वर्ण, है ना, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन स्वर को हम यहाँ पर देखेंगे, तो व्यंजन की जो परिभाषा हो जाएगी, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहेंगे, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या होगी, दूसरी हो जाएगी आपकी, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता हो, वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता हो, है ना। वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता हो, है ना, जिसके उच्चारण
जिसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना, लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे, है ना। तो ये आपका यहाँ पर स्वर वर्ण आपको समझ में आ गया और व्यंजन वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्यंजन वर्ण में अगर हम यहाँ पर देखें तो व्यंजन वर्ण में क्या चीज़ आती है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा क, ठीक है, क, है ना। आप बताएं क्या क जो है ये व्यंजन वर्ण है ना। तो क जो है ये व्यंजन वर्ण नहीं है। क क्या है? क एक वर्ण है, लेकिन ये व्यंजन वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क बना है ये आपके स्वर और व्यंजन इनके मेल, है ना। स्वर और व्यंजन का मेल इसमें है, किसमें? क में। ठीक है, क में देखिए तो यहाँ पर अ तो स्वर है और व्यंजन क्या है? तो इसमें क है, क है। ये क्या है? व्यंजन क है। तो व्यंजन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, है ना। जैसे ये क है, इसके नीचे हलंत लगाया तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन हो जाएगा, ना कि ये आपका व्यंजन है। ये आपका वर्ण है और ये आपका क्या है? व्यंजन है। ठीक है, क। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ख, ग, तो इस तरीके से जो लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये परिभाषा आपकी समझ में आई होगी। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला, है ना। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वर्णमाला को। वर्णमाला की हम बात करें तो वर्णमाला जो है ये दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनता है। दो प्रकार के वर्ण कौन कौन से? तो एक तो आपका हो गया स्वर वर्ण और दूसरा जो हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण। ये दो प्रकार के वर्णों के मेल से, है ना, इन दो प्रकार के वर्णों के मेल से आपका क्या बना है? तो वह आपका बना है वर्णमाला, है ना, वर्णमाला। बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, 52, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कि उसमें कितनी है? 52 है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में जो वर्णमाला है इस वर्णमाला में मूल वर्णों की कितनी संख्या है? मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल वर्ण हम यहाँ पर देखें तो आपके हो जाते हैं 44, है ना। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको मैं, है ना, आगे जाके आपको क्लियर करूँगा। ये तो हमें याद रखना है कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं कुल, है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन दोनों में से हम सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्वर से, है ना। तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है और मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। वर्णमाला जो है वो दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनती है, एक तो आपका स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इन दोनों के मेल से आपका बनता है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं, है ना। वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो समझ लेते हैं वर्णमाला कहा किसे जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है ना। पहली यहाँ परिभाषा हम नोट करेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है।
है ना। एक और परिभाषा इसकी पूछी जाती है, वो क्या है, तो वो आपकी होगी लिपि चिन्हों। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर दो परिभाषा है वर्णमाला से संबंधित, है ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा होगा कि लिपि चिन्ह क्या है ना। लिपि चिन्ह क्या है, तो समझते हैं लिपि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे लिपि। लिपि क्या है, ठीक है। तो लिपि जो होता है ना, क्या है लिपि, तो यहाँ पर हम समझेंगे इसको कि जब प्राचीन काल में यानी कि आदि मानव का जब समय चल रहा था, उस समय वो जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे और उनकी कोई ऐसी, है ना, स्पष्ट भाषा नहीं थी। वो जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे, है ना, या अपने विचार किसी के सामने रखने होते थे, तो वो इशारों के माध्यम से रखते थे, है ना। यानी कुछ भी बात उनको बोलनी थी तो वो बोल नहीं पाते थे, वो क्या करते थे, इशारों के माध्यम से बोलते थे और इशारों के माध्यम से वो बातचीत करते थे, यानी कि उनकी एक सांकेतिक भाषा थी। अरे धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी बुद्धि की वृद्धि हुई, यानी कि उनके विचारों में थोड़ी वृद्धि हुई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो विचार हमारे हैं, जो हम बोलते हैं या जो ज्ञान हमारे पास है, वो हम किसी न किसी माध्यम से कहीं लिखें, है ना, कहीं लिख कर रखे, जाकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इसे पढ़ सके और हमारा जो इतिहास है इसे वो जान सके कि आदि मानव कैसा था, है ना, कहाँ से मानव की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, जो वो बोलते थे उनको उन्होंने कुछ आकार देना चालू कर दिया और उन्हें लिखना चालू कर दिया, यानी एक आकृति के रूप में उस आवाज़ को, जो आवाज़ वो बोलने के रूप में निकालते थे, उन्हें उन्होंने लिखना चालू कर दिया। कैसे, जैसे उन्होंने एक आवाज़ निकाली अ, ठीक है, अ, और उसको ऐसी आकृति दे दी, ठीक है, उसको इस रूप में प्रदर्शित उन्होंने किया, यानी कि जो अ ध्वनि निकाली, अ आवाज़ निकाली, उसको ऐसा एक चिन्ह दे दिया। क्या दे दिया, चिन्ह, यानी कि इस रूप में उस ध्वनि को लिख दिया, इस रूप में उस ध्वनि को प्रदर्शित किया। तो यही आपका जो है ना, ये आपका क्या है, एक चिन्ह है। तो ये जो इस तरीके से जो लिखने का ढंग है, क्या है, लिखने का ढंग या लिखने का जो ये तरीका है, इस भाषा को जो लिखने का तरीका है या लिखने का जो ढंग है, या फिर हम कहें कि लिखने का जो शैली है, इस शैली को क्या कहा जाता है, शैली को लिपि कहते हैं, है ना। ये क्या हो गई आपकी लिपि, है ना। तो ये चिन्ह है और ये जो ढंग है इसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। ये जो इस तरीके से प्रदर्शित करने का, इस तरीके से दर्शाने का जो ढंग है, इसे हम लिपि कहेंगे। और ये जो है ना, ये जो आकार है, ये क्या है, चिन्ह है। तो है ना, ये क्या है, चिन्ह है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लिपि का चिन्ह है, यानी लिपि चिन्ह है ना, ये लिपि चिन्ह है। और इसी लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारी राष्ट्रीय लिपि क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय लिपि क्या है। तो हमारी जो राष्ट्रीय लिपि है वो हो जाएगी देवनागरी। देवनागरी राष्ट्रीय लिपि क्या हो जाएगी भारत की, देवनागरी, है ना। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है इस तरीके से, है ना, ये वाला जो, ठीक है, यहाँ मैं अलग से बना देता हूँ कि हमारे जो भारत में रहने वाले लोग जो हिंदी भाषी थे, उन्होंने अपनी अपनी आवाज़ों को इस तरीके से आकृतियाँ दे दी, इस तरीके से चिन्ह के रूप में लिखना चालू कर दिया, है ना। तो ये जो हिंदी वाले लोग थे, हिंदी भाषी जो लोग थे, उन्होंने इस ढंग से लिखा और इस ढंग को उन्होंने लिपि कहा। और ये जो लिपि है, ये जो ढंग है, इसी को देवनागरी कहते हैं, इसी को देवनागरी लिपि कहते हैं, है ना। और जो अंग्रेजी भाषी लोग थे, उन्होंने इस अ को इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाए,
तो ये वाला जो लिखने का ढंग है इस भाषा को, ये आपका कहलाएगा रोमन लिपि, रोमन लिपि, है ना, रोमन लिपि। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगी कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ें देखी। वर्णमाला की परिभाषा आपको समझ में आ गई। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है ना। दूसरी परिभाषा हमने देखी कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि लिपि चिन्ह क्या है या लिपि क्या है। तो लिपि क्या हो गई आपकी, है ना, भाषा को जो लिखने का ढंग था, जो तरीका था, उसे हम लिपि कहते हैं। और जो वहाँ पर जिस चिन्हों के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये चिन्ह है, तो ये चिन्ह आपका क्या हो गया, लिपि चिन्ह है। ठीक है, लिपि चिन्ह है। तो हमारे भारत में जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, तो वो आपकी हो जाएगी देवनागरी लिपि। और जो अंग्रेजी की जो लिपि है वो क्या है, रोमन लिपि है ना। तो ये बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा और इन सारी चीज़ें हमने देख ली कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो वर्ण आते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो वर्णमाला है इसका वर्गीकरण हमें 3 रूपों में मिलता है। वर्गीकरण कितने रूपों में मिलता है, तो 3 रूपों में। वर्णमाला का वर्गीकरण 3 रूपों में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला के कितने भेद है या कितने रूप है, तो हम कहेंगे 3 रूप है। कौन कौन से, तो पहला आपका हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पहला जो वर्गीकरण है वर्णमाला का वो आपका होगा उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा आपका हो जाएगा वायु संवेग, वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। तीसरा यहाँ पर आपको मिलेगा तारत्व, तारत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण, तारत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। तो वर्णमाला के हमने वर्गीकरण देखे कि वर्णमाला का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, तीसरा तारत्व के आधार पर, है ना, तारत्व के आधार पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वर्ण आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण वर्णमाला का हम देख रहे हैं। तो इसमें 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इसमें भी हमें 2 भेद मिलते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें भी वर्णों के 2 भेद है, वर्णों के 2 भेद। वो 2 भेद कौन कौन से, तो एक आपका होगा स्वर वर्ण और दूसरा आपका होगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन दोनों की परिभाषा मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णमाला में वर्गीकरण मिलता है उसमें भी हमें वर्णों के 2 भेद यानी 2 प्रकार मिलते हैं। एक तो स्वर मिलता है और दूसरा व्यंजन मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं स्वर वर्ण की, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की परिभाषा में आपको लिखा चुका हूँ कि वे वर्ण, है ना, वे वर्ण जो, है ना, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर हमें एक और यहाँ परिभाषा हमने लिखी थी, वो हमने लिखी थी कि वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, है ना, स्वर वर्ण
कहते हैं। तो जानते हैं स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए स्वर वर्ण। इनकी संख्या अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 4 4 8 9 10 और 11 स्वरों की संख्या है ना। यहाँ लिख देता हूँ कि इनकी जो संख्या है वो कितनी है 11। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है ना। इस स्वर वर्ण को एक और नाम दिया जाता है, एक और नाम दिया जाता है, इसे मात्रा भी कहते हैं, मात्रा भी कहते हैं। स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है मात्रा। अब मात्रा क्यों बोलते हैं इसको, है ना, तो यहाँ पर ये सभी की सभी आपकी क्या है मात्राएं हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है अ की कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या आपकी यहाँ पर हो जाएगी 10, मात्राओं की संख्या 10 और स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11। अब जो स्वर वर्ण है इसके भेद मिलते हैं हमको, इसके अलग अलग प्रकार मिलते हैं, है ना। जान लेते हैं कि स्वर के भेद कितने हैं। तो स्वर के भेद यहाँ पर हमें 4 मिलते हैं, स्वर के 4 भेद होते हैं। और ये 4 भेद किस आधार पे मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, तो उसे हम देख लेते हैं कि ये जो स्वर के भेद है ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर ये 4 वर्ण ये 4 भेद बताए गए हैं, ठीक है। 4 भेद कौन कौन से, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त स्वर और चौथा हो जाएगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि, है ना, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। वो 4 भेद कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन एक एक को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इनको हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। सबसे पहले स्वर के भेद में हम यहाँ पर जानेंगे ह्रस्व स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे, है ना। वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता हो, अत्यंत कम समय, ठीक है, अत्यंत कम समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। और इस ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर वर्ण आ जाते हैं, तो यहाँ पर 4 हैं, अ, ई, उ और री, है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं,
तो हमारा उत्तर वहाँ पर होगा 4 है। कौन कौन से 4 ह्रस्व स्वर है? तो अ, ई, उ और री, है ना। ये जो ह्रस्व स्वर है यहाँ इन्हें 2 और नाम दिया जाता है। इस ह्रस्व स्वर के 2 और नाम मिलते हैं। एक तो इसका नाम मिलता है लघु स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर, है ना। तो यहाँ और नए क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो 4 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो वो बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में लघु स्वरों की संख्या कितनी है? तब भी हम क्या करेंगे? ये 4 हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? तब भी हम करेंगे 4, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे? 4, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ह्रस्व स्वर वाली बात। अब यहाँ पर हम दूसरा जो स्वर का भेद है वो हम यहाँ पे देखते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा। तो दीर्घ स्वर में अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की परिभाषा की, तो वो आपका हो जाएगा वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ, वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? तो यहाँ पर आपके 3 हैं, है ना। 3 दीर्घ स्वर है हिंदी वर्णमाला में, आ, फिर बड़ी ई और बड़ा उ, है ना, बड़ा उ। दीर्घ स्वर को एक और नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर वहाँ पर होगा 3 है। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी हम 3 करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से सजातीय या दीर्घ स्वर है? तो वो आपके आ, ई और उ, ये 3 है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगला जो स्वर का भेद है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में क्या हो जाएगा? तो वे स्वर वर्ण जिनका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से हुआ है, 2 स्वरों के मिलने से हुआ हो, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। वे स्वर वर्ण जिसका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से हुआ हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे, ठीक है। तो संयुक्त स्वर में 4 है संयुक्त स्वर। कौन कौन से? तो एक आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, आई, ओ, औ, ये आपके क्या हो गए? संयुक्त स्वर। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 4 है। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है? तो वो 4 स्वर है। कौन कौन से? तो ए, आई, ओ, औ, है ना। अब यहाँ पर, है ना, यहाँ इनकी परिभाषा में बताया गया है कि वे स्वर वर्ण जिसका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से हुआ है, वो संयुक्त स्वर है। अब यहाँ पर जो ए है, ये किस किस के मेल से बना है, यानी कौन कौन से 2 स्वरों के मेल से बना है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो बना है, इसमें अगर हम अ मिला दें या आ, ठीक है,
अ या आ, और इसके साथ हम क्या मिलाएं, तो इसके साथ हम मिलाएं छोटी ई या बड़ी ई, है ना। ये अगर हम मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है ए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अ प्लस छोटी ई, तो ये आपका इसके बराबर क्या बन के आएगा, ए बन के आएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर आ लिख दूँ और यहाँ पर मैं बड़ी ई भी कर दूँ, तब भी आपका यह क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। अगला जो ए है ये किसके मेल से बनता है, तो ये अ आ, ठीक है। और इसके साथ हम क्या मिलाएं, तो इसके साथ हम ए या ए मिला दें तो आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ओ किसके मेल से बनता है, तो ओ जो है वो आपका बनता है छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ, ठीक है। अ में छोटा ओ मिला दें या बड़ा ओ मिला दें तो आपका बनता है औ, ठीक है। और लास्ट जो है आपका औ किस के मेल से बनता है, तो ये बनता है आ, या इसके साथ हम मिलाएं ओ या ओ, है ना। इनके मेल से आपका औ बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अभी तक हम यहाँ पर देखें जो स्वर है वो हमने कितने कितने पढ़ लिए या उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा दीर्घ स्वर, यहाँ पर हमने 3 देखे, 4 और 3 7, और फिर ये 4, कुल मिलाकर कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बाकी है, वो क्या है, चौथे नंबर पे आपका क्या बाकी है, प्लुत स्वर बाकी है, प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर आपका बाकी है ना। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे प्लुत स्वर को। अब चौथा जो स्वर का भेद है वो आपका होगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में, है ना, प्लुत स्वर में क्या है, तो प्लुत स्वर की परिभाषा हम देखें, प्लुत स्वर की परिभाषा हम देखें तो वो आपकी हो जाएगी, है ना, वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता हो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर की क्या परिभाषा हो गई, वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर संख्या आपकी हो जाएगी एक होगी, और कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा ओम, ठीक है, ओम, है ना। इसको ओम के उच्चारण में आपको ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, इसलिए ये आपका प्लुत स्वर है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है, कितनी है, 11 है ना। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों की संख्या है, इस ओम को वहाँ पर नहीं मिलाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान इस ओम को यहाँ पर मिलाकर इसकी संख्या, स्वरों की संख्या वर्णमाला में 12 बताते हैं। कितनी बताते हैं, 12 बताते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो है इस 12 में 2 को और जोड़ देते हैं, है ना। 2 कौन कौन से, तो एक बड़ी री और री, बड़ी री और री, इन दोनों को जोड़ के वो बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 14 है। लेकिन हमको केवल यही याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है ना, हमें यही याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर 2 वर्ण और आते हैं, है ना। वो 2 वर्ण कौन कौन से, तो एक तो आपका हो जाएगा अम और अह, ये 2 वर्ण हैं, और इन 2 वर्णों को एक नाम दिया जाता है अयोगवा,
अयोगवा, ठीक है, अयोगवा या इसे नपुंसक भी कहते हैं, नपुंसक, नपुंसक यानी कि ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये दो वर्ण जो है ये ट्रांसजेंडर है यानी कि नपुंसक है और इन दो वर्णों को नाम क्या दिया जाता है, अयोगवा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण जो है वो अयोगवाह वर्ण है, तो अम और अह, अम और अह, ठीक है। इसे अम जो है इसे यहाँ पर अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है, और इसे यहाँ पर नाम दिया जाता है विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण अनुस्वार है, तो आपका ये होगा। हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण विसर्ग है, तो आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा है वर्णमाला से संबंधित कुछ बातें जिसमें हमने स्वर को पढ़ लिया है ना। इसके बाद वाली क्लास में हम व्यंजन वर्ण को पढ़ने वाले हैं, है ना। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।